भारतीय इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो जख्म बन जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। आज हम उसी 10 मिनट की कहानी में उतरेंगे जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया और हज़ारों बेगुनाहों की आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये शब्द, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जो आज भी हर भारतीय के दिल में एक गहरे जख्म की तरह मौजूद है। चलिए उस दिन की कहानी की हर परत को खोलकर देखते हैं। सोचिए, तारीख है 13 अप्रैल 1919, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी का दिन। अमृतसर की गलियों में जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं। लेकिन उस जश्न के ठीक नीचे एक अनजाना सा डर और उबलता हुआ गुस्सा भी सांस ले रहा था। तो ये सब हुआ क्यों? इस नरसंहार को ठीक से समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। हमें उस आग को समझना होगा जो उस वक्त पूरे भारत में और खासकर पंजाब के सीने में भड़क रही थी। और इस आग में घी का काम किया रॉलेट एक्ट ने। लोग इसे काला कानून कहते थे, और क्यों ना कहें। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश हुकूमत को ये ताकत दे दे कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर उठाकर जेल में डाल सकती है। ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील। इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। मार्च में ये कानून आया। अप्रैल की शुरुआत होते ही अमृतसर के दो बड़े और लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बात यही नहीं रुकी। 10 अप्रैल को जब लोग इसी गिरफ्तारी का शांति से विरोध कर रहे थे तो उन पर गोलियां चला दी गई, कई जाने गई। अब पूरा अमृतसर मानो गुस्से और डर की एक भट्टी बन चुका था। और फिर वो दिन आया, 13 अप्रैल, जो दिन खुशियों और जश्न का होना चाहिए था। वो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में खून से लिखा जाने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा क्यों हुए थे? देखिए, वजह कई थीं। कुछ परिवार तो बस बैसाखी का मेला मनाने आए थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब साथ थे। कई लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शांति से इकट्ठा हुए थे। लेकिन सबसे अहम और दर्दनाक बात ये थी कि उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और किसी भी तरह की सभा पर पूरी तरह से पाबंदी है। और जलियांवाला बाग, वो जगह अपने आप में एक जाल थी। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें और बाहर निकलने के लिए बस चंद तंग से रास्ते। एक ऐसा घेरा जहां से मुसीबत आने पर बच निकलना लगभग नामुमकिन था। और फिर वहां पहुंचा ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ। और उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? बाग से निकलने का जो मुख्य रास्ता था उसे बंद कर दिया। भागने के सारे रास्ते बंद। उसने भीड़ को हटने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी, संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। उसके मुंह से सिर्फ एक हुक्म निकला, फायर। अगले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही, बिना रुके। सैनिकों ने उन निहत्थे मर्दों, औरतों और बच्चों पर तब तक गोलियां बरसाईं जब तक कि उनके हथियार खाली नहीं हो गए। आंकड़ों का फर्क इस क्रूरता की कहानी खुद कहता है। ब्रिटिश सरकार ने माना कि 379 लोग मारे गए, लेकिन गैर सरकारी भारतीय अनुमानों के मुताबिक शहीदों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी और उस कुएं को ही अपनी कब्र बना लिया। गोलियों की आवाज तो थम गई, लेकिन जुल्म का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस दिन जो हुआ उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शहर में फौरन कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मतलब साफ था कि जो घायल बाग में तड़प रहे थे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। उनके अपने भी उन तक नहीं पहुंच सकते थे। वो पूरी रात वहीं दर्द और अंधेरे में पड़े रहे। इसके बाद शुरू हुआ अपमान का दौर। एक क्रॉलिंग ऑर्डर लाया गया जिसमें भारतीयों को कुछ गलियों से पेट के बल रेंग कर गुजरने पर मजबूर किया गया। और जब बाद में जनरल डायर से इस वहशत की वजह पूछी गई तो उसके जवाब में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ घमंड था। उसने कहा, मेरा मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, मेरा मकसद दहशत फैलाना था ताकि वो एक सबक सीख सके। दिखावे के लिए ब्रिटेन में हंटर कमीशन बनाया गया। कमीशन ने माना भी कि डायर ने गंभीर गलती की थी, लेकिन सजा? कोई सजा नहीं। उसे बस नौकरी से हटा दिया गया। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक ये था कि ब्रिटेन में कई लोगों ने उसे हीरो की तरह सराहा और उसके सम्मान में चंदा इकट्ठा किया। इस नरसंहार और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के रवैये ने हर भारतीय के मन से इस भ्रम को मिटा दिया कि अंग्रेजी हुकूमत न्याय पर आधारित है।
ये साफ हो गया था कि इसकी नींव सिर्फ क्रूरता और ताकत पर टिकी है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। महात्मा गांधी, जो अब तक ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे, उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया। इसी घटना ने असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की और भगत सिंह जैसे अनगिनत नौजवानों के दिलों में क्रांति की जो आग जली, उसकी एक चिंगारी जलियांवाला बाग से ही आई थी। आज इस घटना को 1 सदी से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन जलियांवाला बाग की कहानी आज भी हमें वो दिन भूलने नहीं देती। आज भी अगर कोई जलियांवाला बाग जाए तो दीवारों में धंसे गोलियों के निशान उस खौफनाक मंजर की गवाही देते हैं। वो शहीदी कुआं आज भी उन अनगिनत चीखों को अपनी गहराई में समेटे एक खामोश गवाह की तरह खड़ा है। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी तोहफे में नहीं मिलती, इसकी कीमत अनगिनत कुर्बानियों से चुकाई गई है। और यही वजह है कि इतिहास को भूलना उन कुर्बानियों को भूलने जैसा है। जलियांवाला बाग सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत की आत्मा पर लगा एक जख्म है और उन हजारों शहीदों की अमर कहानी है जिनके लहू ने आज़ादी के सवेरे का रास्ता रोशन किया। अगर इतिहास का ये महत्वपूर्ण अध्याय आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश आपको सार्थक लगी तो इस पेशकश को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।